हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आज हम अपना नेक्स्ट चैप्टर करेंगे जो कि है बॉडी वाटर फ्लूइड पे और एसिड बेस बैलेंस पे। हाईली कंसेप्चुअल टॉपिक है और बहुत कंफ्यूजिंग टॉपिक है। आपको इसमें कई रीडिंग देनी पड़ेगी, लेकिन आपको अगर आगे फिजियोलॉजी समझनी है कैसे चलती है बॉडी की, स्पेशली फ्लूइड बैलेंस के ऊपर, तो ये उसके हिसाब से बहुत ज़रूरी है। हालांकि इसमें कई सारे कॉन्सेप्ट्स फिजियोलॉजी के हैं, तो अगर आपने फिजियोलॉजी में उसको ढंग से पढ़ा होगा तो आपको इतनी दिक्कत नहीं आएगी। और बाकी कमेंट सेक्शन है ये। कोई भी टॉपिक आपको ऐसा लग रहा है जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, जिसमें फर्दर एक्सप्लेनेशन या नोट्स की ज़रूरत है, और तो आप उस पर कमेंट कीजिएगा, मैं उस पर क्लियर कर दूंगा। तो आइए इस चैप्टर को ख़त्म करते हैं, लंबा चैप्टर है। इंट्रोडक्शन। पानी हमारे शरीर का सबसे इंपॉर्टेंट सॉल्वेंट है। ये सेल्स को हाइड्रेट करता है, न्यूट्रिएंट्स ट्रांसपोर्ट करता है, केमिकल रिएक्शंस में पार्ट लेता है और बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट करता है। तो 5 फंक्शन हमने पढ़ लिए बॉडी वाटर के। और अडल्ट बॉडी का 60% वेट वाटर वेट होता है। तो फ्लूइड कंपार्टमेंट्स क्या होते हैं बॉडी में? जो टोटल बॉडी वाटर है, यानी हमारी बॉडी में जितना पानी है, वो 60% जो है बॉडी वेट के हमारी, इसको इस तरीके से समझे, हमारा जो बॉडी वेट है उसका 60% जो रेशियो है वो पानी है। ठीक है। अब जो वाटर हो गया वो दो चीज़ में डिवाइड हो गया, इंट्रासेल्युलर फ्लूइड और एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड। इंट्रासेल्युलर जैसे कि नाम बताता है वो सेल्स के अंदर होता है, और ये 2/3 होता है टोटल बॉडी वाटर के, यानी 28 लीटर के अप्रोक्स हमारी बॉडी में इंट्रासेल्युलर फ्लूइड होता है। फिर एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड होता है, वो होता है जो सेल्स के बाहर मेम्ब्रेन्स में घूमता रहता है, ट्रांसपोर्टेशन में और अदर फंक्शंस में जिसका रोल होता है। ये 1/3 होता है टोटल बॉडी वाटर के, और अप्रोक्स 14 लीटर के आसपास आएगा। अच्छा, प्लाज्मा जो होता है आपने पढ़ाई होगा कितना इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होता है। जितने भी सेल्स होंगे ब्लड में से वो हम निकाल देंगे तो हमारा प्लाज्मा बचेगा, और ये जो है 25% होता है ईसीएफ के। ईसीएफ आपने अगर न्यूरो एनाटमी या न्यूरोफिजियोलॉजी से सेंट्रल नर्वस सिस्टम पढ़ा होगा तो उसमें देखो कितने इंपॉर्टेंट इसके रोल है। इसी की वजह से हमारा ब्रेन फंक्शन कर पाता है। अच्छा, इंटरस्टिशियल फ्लूइड जो होता है वो 75% होता है ईसीएफ के लिए। और ट्रांस सेलुलर फ्लूइड, यानी कि ऐसी चीज़ जो इधर उधर घूम रही है, वो उसको बहुत कम अमाउंट में होती है, जैसे सीएसएफ सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। यूरिन भी होता है इसमें, स्वेट भी होता है। अब देख लेते हैं आयोनिक कंपोजिशन ऑफ बॉडी फ्लूइड्स। ईसीएफ, ईसीएफ यानी एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में जो सबसे बड़ा मेजर कैटायन होता है वो होता है सोडियम, और जो अनायन होता है वो होता है क्लोराइड और HCO3। आपने ध्यान हो फिजियोलॉजी में अगर आपने सोडियम पोटेशियम पंप पढ़ा होगा, बहुत बेसिक टॉपिक है, तो उसमें आपने देखा होगा कि हमेशा सोडियम बाहर होता है और पोटेशियम अंदर होता है। वही कॉन्सेप्ट है कि जो बाहर इसका प्रेजेंस होती है, उसी की वजह से वो पंप ऑपरेट करता है। और इंट्रासेलुलर फ्लूइड में हमेशा अंदर के पॉजिटिव होता है, यानी पोटेशियम। उसके साथ कुछ अनाइंस होते हैं जो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट्स होते हैं। ठीक है। अब हम देख लेते हैं ऑस्मोलैरिटी और ऑस्मोलैलिटी। ऑस्मोलैरिटी जो होती है वो होता है ऑस्मोल्स पर लीटर ऑफ सोल्यूशन, और ऑस्मोलैलिटी जो होती है वो होता है ऑस्मोल्स पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। देखिए, मैं आपको इसको याद करने की इजी ट्रिक देता हूँ, जिसमें भी 2 एल हैं, यानी लैलिटी, ये केजी में होगा। और जब केजी में होगा तो वो सोल्यूशन में तो होगा नहीं, वो सॉल्वेंट में ही होगा। तो ऑस्मोलैलिटी यानी डबल एल वाला जो होता है वो पर केजी सॉल्वेंट होता है, और ऑस्मोलैरिटी पर लीटर सोल्यूशन होता है। नॉर्मल जो प्लाज्मा की ऑस्मोलैलिटी होती है वो 280 टू 295 पर केजी H2 होती है, और फॉर्मूला इसका होता है प्लाज्मा ऑस्मोलैरिटी का इज इक्वल टू 2 इंटू Na प्लस, जितनी की उसकी वैल्यू आएगी। अच्छा, टोनिसिटी क्या होती है फ्लूइड की, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आइसोटोन कोई फ्लूइड वो होगा जिसकी ऑस्मोलैलिटी प्लाज्मा की सेम होगी, और रफली अगर हम इसको टैबलेट करें तो ये 0.9% NaCl निकल के आता है। हाइपोटोनिक मैंने, और हाइपरटोनिक मैंने आपको हाइपो का मतलब समझाया था। हाइपो को हमेशा याद रखना है आपको, कम, और हाइपर मतलब ज़्यादा। हाइपोटोनिक का मतलब हो गया कि जिसकी ऑस्मोलैलिटी प्लाज्मा से कम होगी, यानी लोअर ऑस्मोलैलिटी, और इसमें जो है स्वेल हो जाएंगे क्योंकि ऑस्मोलैलिटी कम है। और हाइपरटोनिक जो होता है, जहाँ पे कंसंट्रेशन ज़्यादा आप मान लीजिए, तो वहाँ पे सेल्स श्रिंक हो जाएंगे क्योंकि सारा फ्लूइड, ज़्यादातर फ्लूइड की टेंडेंसी होगी बाहर निकलना। ठीक है। अब डिसऑर्डर्स देख लेते हैं फ्लूइड वॉल्यूम के। ये शॉर्ट का क्वेश्चन बन सकता है, और अगर यूनिवर्सिटी में टफ पेपर बनाए जा रहे हैं तो ये लॉन्ग का भी क्वेश्चन बन सकता है, और उसमें डिटेल टाइम आपको देना पड़ेगा। तो आप अपनी यूनिवर्सिटी के PYQs चेक कीजिएगा, अगर ये लॉन्ग में आया है तो इसको ढंग से तैयार कर लीजिएगा। पहले आपको यही सारी हेडिंग डालनी है। आइस्मो ऑस्मोटिक डिहाइड्रेशन। आइसो ऑस्मोटिक डिहाइड्रेशन, देखिए आइसो में सीधे सीधे बता रहा है कि जहाँ पे डिहाइड्रेशन का तो मतलब आप समझते होंगे
फ्लूइड का कम होना। तो यानी कि ऊपर के जो 3 प्रॉब्लम्स हैं डिहाइड्रेशन वाली, इसमें फ्लूइड कम हो रहा है। तो आइसो को हम देख लेते हैं ऑस्मोटिक। आइसो का मतलब होता है कि आइसोटोनिक फ्लूइड जिसमें कम हो रहा है, तो वो होता है हमारा आइसो ऑस्मोटिक डिहाइड्रेशन, और इससे एग्जाम्पल है वोमिटिंग या डायरिया, इसमें हमारा जो फ्लूइड बाहर आता है। फिर आ गया हाइपो ऑस्मोटिक डिहाइड्रेशन। हाइपो का मतलब कम और डिहाइड्रेशन का मतलब पानी की कमी। तो इसमें जो होता है, हमारी बॉडी में जो सॉल्ट्स है वो ज़्यादा निकल जाते हैं इन कंपैरिजन टू वाटर। समझ रहे हैं ना आप? जो सॉल्ट्स और वाटर का रेशियो है, उसमें लॉस तो सॉल्ट्स भी हो रहे हैं और वाटर भी हो रहे हैं, लेकिन सॉल्ट्स का प्रोपोर्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो इसलिए हम उसको बोलते हैं हाइपो ऑस्मोटिक डिहाइड्रेशन, और जनरली ये होता है एड्रिनल इनसफिशिएंसी की वजह से। थर्ड हम देखते हैं हाइपर ऑस्मोटिक डिहाइड्रेशन। तो हाइपर यानी कि ज़्यादा, और डिहाइड्रेशन मतलब निकलना। ये जनरली होता है जो वाटर का लेवल है और सॉल्ट्स जो है हमारी बॉडी में, उसमें वाटर का लॉस बहुत ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, और ये होता है डायबिटीज़ मेलाइटस के केस में। ठीक है, जिसमें आपने पढ़ा था पॉलीयूरिया, कि बंदा यूरिनेट करता रहता है। तो ऊपर के 3 मैंने आपको समझा दिए हैं, नहीं हो तो उसको रिपीट करके देखिएगा और उसमें रिवीजन लगेंगे। फिर आ जाते हैं हम आइसो ऑस्मेटिक एक्सपेंशन पे। इसमें क्या है कि एक्सेस, जब आपने कोई ऐसा फ्लूइड ले लिया जो आइसोटोनिक है, तो उसकी वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है। ठीक है, ये डिसऑर्डर कम होता है। फिर आ जाते हैं हम हाइपो ऑस्मेटिक एक्सपेंशन पे। अब एक्सपेंशन जो बता रहा है कि कुछ क्वांटिटी बढ़ रही है, तो आपको वो आधा हिंट तो वहाँ से मिल गया, आधा आप पहले से पकड़ सकते हैं हाइपो से। हाइपो का मतलब ये हो गया कि एक्सेसिव वाटर गेन हो गया, जिसमें सॉल्ट्स कम है, तो उसकी वजह से वो एक्सपेंशन होने चालू कर देगा। और हाइपर ऑस्मोटिक एक्सपेंशन, इसमें सॉल्ट्स का रेशो ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि जैसे किसी को हम वो चढ़ाते हैं नॉर्मल सलाइन, वो ज़्यादा चढ़ गई तो उससे उसको हाइपर ऑस्मोटिक एक्सपेंशन हो जाएगा। इसीलिए आपने देखा होगा कि कई लोग जो छोटे हॉस्पिटल या क्या बोलते हैं उसको, जीपी से फ्लूइड चढ़वाते हैं, उनको जब वो ट्रीटमेंट ख़त्म हो जाता है, उसको हाइपर ऑस्मोटिक एक्सपेंशन की बहुत प्रॉब्लम होती है, क्योंकि किसी भी जनरल प्रैक्टिशनर को इतनी नॉलेज नहीं होती इन सब चीज़ों की, और वो इन सब फ्लूइड्स को ना मॉनिटर करता है, ना सोडियम पोटेशियम लेवल देखता है ब्लड का, सिर्फ आईवी फ्लूइड चढ़ाता जाता है। इसीलिए कहते हैं ट्रीटमेंट अच्छी जगह से ही लेना चाहिए, और एक्सेस किसी ट्रीटमेंट को नहीं करना चाहिए। अब देख लेते हैं बफर सिस्टम्स इन द बॉडी। 4 ही मेजर बफर सिस्टम होते हैं। पहला हमारा हो गया बाइकार्बोनेट बफर, और ये सबसे ज़्यादा ही ज़रूरी होता है, और इसको फिजियोलॉजी में डिटेल में आप पढ़ेंगे। कुछ उसमें वो भी होता है, फिजियोलॉजी का लॉन्ग क्वेश्चन भी इस पे बन जाता है, तो अगर आपने कवर कर रखा हो तो ठीक है, नहीं तो बेसिक आपको पता होना चाहिए और एक एक लाइन इनकी आनी चाहिए। फिर सेकंड हो गया हमारा प्लाज्मा प्रोटीन बफर, ये एल्बुमिन बेस्ड होता है। थर्ड हमारा हो गया फॉस्फेट बफर, ये इंट्रासेलुलर लेवल पे मैनेज होता है। और चौथा हो गया हीमोग्लोबिन बफर, इसमें क्या आरबीसीज की जो मात्रा कम ज़्यादा होती रहती है, उससे हम रेगुलेट करते हैं। अब आ जाते हैं हम एसिड बेस बैलेंस को देख लेते हैं। देखिए हमारी बॉडी एक सर्टेन पीच पे ही रहती है, जिसकी रेंज होती है 7.35 से 7.45 तक, इसके बीच नॉर्मल है। अ- अगर इससे कम हो जाएगा तो हम उसको बोलेंगे एसिडोसिस, यानी हमारे ब्लड में एसिड का लेवल बढ़ता जा रहा है। और अगर पीएच और बढ़ता जाएगा तो हम उसको बोलेंगे एल्कलोसिस, यानी कि पीएच इज ग्रेटर देन 7.5। अच्छा, वॉलेटाइल जो एसिड्स होते हैं वो CO2 से कंबाइन होकर लंग से एक्सक्रीट हो जाते हैं, और जो फिक्स एसिड होते हैं जैसे H2SO4, ये हमारी किडनीज एक्सक्रीट कर देती है। रोल ऑफ लंग्स देख लेते हैं। रोल ऑफ लंग्स थोड़ा कंफ्यूजिंग है, लेकिन इतना ये जो लाइन है ऊपर की ये भी याद कर लेंगे तो काम चल जाएगा। 2 लाइनें। CO2 जो एक्सलेशन कर होता है, यानी हम जब भी कार्बन डाइऑक्साइड को फेफड़ों से बाहर निकालते हैं तो हमारे ब्लड में H+ आयन की कमी हो जाती है, और इसकी वजह से एसिडिटी बढ़ती है, पीएच बढ़ती है। जब भी हम फास्ट ब्रीदिंग करेंगे तो हमारी बॉडी में अल्कलोसिस हो जाता है, यानी कि पीएच जो है ग्रेटर देन 7.5 चला जाता है। और जब भी हम स्लो ब्रीदिंग करते हैं तो बॉडी में एसिड की मात्रा बढ़ती है और एसिडोसिस होता है। किडनीज का रोल क्या है? किडनीज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है HCO3 के रीअब्जॉर्प्शन में, नेफ्रॉन में, क्योंकि नेफ्रॉन का जो पूरा मैकेनिज्म है उसमें ये इन्वॉल्व होता है। अच्छा, एसिड एक्सक्रीशन किडनीज कराता है, जिसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है टाइट्रेबल एसिड निकलता है, वो भी फॉस्फेट बफर के द्वारा। इसकी ये डिटेल मैकेनिज्म है जो टेक्स्ट बुक में दी हुई हैं,
लेकिन ये जनरली एग्ज़ाम में इतने डिफ़िकल्ट पार्ट नहीं पूछते। तो एक बार देख लेंगे तो काम चल जाएगा। उसके बाद एक अमोनिया बफर होता है, इसकी भी एक रिएक्शन है जो यहाँ पे मेंशन है। अच्छा, अब देख लेते हैं इम्पोर्टेंट एसिड बेस डिसऑर्डर। देखिए एसिड बेस डिसऑर्डर थोड़े कन्फ्यूजिंग है, लेकिन वही ट्रिक्स है आपको याद हो जाएंगे। मेटाबॉलिक एसिडोसिस, एसिडोसिस का मतलब क्या हो रहा है, पीएच डाउन हो रही है। तो पीएच डाउन होगा तो HCO3 भी डाउन होगा, जैसे कि डायबिटीज मेलाइटस में होता है। फिर आगे मेटाबॉलिक एल्कलोसिस, एल्कलोसिस में क्या समझाया था कि पीएच ऊपर जाता है 7.5 से ज़्यादा, और इसमें HCO3 भी ऊपर जाता है, तो हमारी बॉडी वॉमिट करती है। ठीक है। फिर आ गया रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, यानी हमारा जो रेट ऑफ रेस्पिरेशन से होता है उससे भी हमारी बॉडी में एसिडिटी बढ़ती या घटती है। ठीक है। तो जब भी रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होगा तो अगेन पीएच नीचे जाएगा और CO2 की मात्रा ऊपर जाएगी, और ये इंडिकेट करेगा कि कोई लंग में प्रॉब्लम है, क्योंकि CO2 की मात्रा ऊपर नहीं जानी चाहिए। और रेस्पिरेटरी अल्काडोसिस, अल्कालोसिस में पीएच जो है ऊपर चला जाता है और CO2 डाउन चला जाता है। तो यानी कि CO2 तो पूरा निकल नहीं पा रहा, और CO2 ने अपनी जगह अंदर बना रखी है, तो ऑक्सीजन के लिए जगह कम हो रही है, तो पेशेंट हाइपरवेंटिलेट करेगा, जो सांस मुंह खोल खोल के बार बार जल्दी जल्दी सांस लेते हैं। इसी के साथ हमारा ये वाला चैप्टर खत्म हो गया। डिफिकल्ट टॉपिक है, और कुछ इसमें चीज़ें हैं जो आप अगर टेबल बना के रखेंगे अपनी नोट्स में तो आपको ईजी रहेंगी, क्योंकि अभी आप पढ़ेंगे तो आपको लग रहा होगा कि यार ये तो बहुत ईजी है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, एल्कलोसिस, या ऊपर हमने पढ़ा था हाइपर ऑस्मोटिक, हाइपोस्मोटिक। लेकिन एग्जाम टाइम में क्या होता है कि जब आपको बहुत सारा डेटा होता है आपको याद करने के लिए, तो आप जनरली कंफ्यूज कराते हो और गलत लिखाते हो। और ये जो चीज़ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि 10 से 15% मार्क्स किसी स्टूडेंट के या तो एकदम वो अपनी स्मार्ट प्रिपरेशन से बढ़ा सकता है या घटा सकता है। तो जहाँ भी कंपैरिजन वाली चीज़ें हैं वो हमेशा टेबल बना के याद करिए, तो आपको बहुत ईजिली याद होगा और एग्जाम में आप कंफ्यूज नहीं होंगे। लेक्चर पसंद आया तो शेयर करिए, रिस्पॉन्स अच्छा आ रहा है, लेकिन ऐसे ही रिस्पॉन्स मिलता रहे, और थैंक यू वेरी मच।